हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी, और हम अभी क्लास 7 की ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने जो है आप लोगों को क्लास 7 की लेसन 4 ज्योग्राफ़ी कंप्लीट कर ली है, जिसको 2 पार्ट में बनाया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वह लेसन 5 होगा। तो अगर आपने पिछले अध्यायों को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो जा कर के क्रमशः वीडियो को देख लें। उसके बाद से ही इस चैप्टर को देखेंगे तो और ज़्यादा आप लाभान्वित होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स जल। बहुत ही मज़ेदार ये अध्याय है। जल से संबंधित सारी बातें इसमें पढ़ी जाएंगी। तो एक बार बिना विलम्ब किए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेसन है 5, नाम है लेसन का जल। फ्रेंड्स, एक बात और स्पष्ट कर दें आप लोगों को, जैसा कि हम बताते हैं आप लोगों को लेसन के अंतर्गत क्या क्या जो है मुख्य बिंदु होंगे, उस पर एक बार प्रकाश डाल देते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे जल के वितरण, महासागरीय परिसंचरण, जिसके अंतर्गत तरंगे क्या होती हैं, ज्वार भाटा और धाराएं। उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग अध्ययन इस अध्याय में जो है महासागरीय धाराओं के बारे में करेंगे। उसके बाद अभ्यास का प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी चैप्टर जो है 2 पार्ट में होगा। ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद दूसरा जो है पार्ट 2 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी विलम्ब के। ये एनसीईआरटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी क्रियाकलाप के माध्यम से ज़्यादा समझाना चाहता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। क्रियाकलाप में दे रहा है फ्रेंड्स, अपनी थलशाला बनाएं। कह रहा है कि एक थलशाला बनाइए। उसके लिए क्या करना होगा आपको, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। उसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियों में मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। अब आप देखते हैं कि कोई जार लेकर के उसमें आप जल और जो है कुछ छोटे पौधे को अगर लगा रहे हैं, तो जब जल का छिड़काव करते हैं और बंद कर देते हैं जार को, तो आप देखेंगे कि पत्तियों पे एक छोटा छोटा वाष्पित जल क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दें। यहाँ पे कह रहा है कि जो सूर्यातप है, मतलब सूर्य के तापमान के कारण क्या हो जाता है, जल जो है वाष्प हो जाता है। जो भी जल हमारे समुद्रों, महासागरों, तालाबों, झीलों में जो जल उपस्थित है, वह सूर्य के प्रकाश के कारण क्या हो जाता है, वाष्पित हो करके, जब आप जानते हैं कि जब जल क्या होगा, गर्म होगा तो वाष्प बनेगा, और जब वाष्प बनेगा तो वह हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है। ऊपर जब उठ करके कुछ ऊंचाई पर जाता है तो क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। और ठंडा होगा तो उसमें छोटे छोटे बूंद बन जाएंगे, और वही एक वर्षा का प्रकार है, जो कई तरीके से वह वर्षा के रूप में नीचे आता है। हिम के रूप में भी आता है, सहिम के रूप में भी आता है, और वर्षा के रूप में आता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र। तो ये जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, जैसे ये आप समुद्र है, ठीक है, यहाँ से सूर्य का तापमान जब इस पे पड़ता है तो ये क्या होता है, ये ऊपर उठता है। कैसे? वाष्प के रूप में। और जब ऊपर उठेगा तो बादल लगेंगे ऊपर जाने पे, और फिर जो है वर्षा के रूप में नीचे बरस जाएगा। तो यह इस प्रकार से कि जल का क्या हो गया, ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। नीचे स्पष्ट और कर दे रहा आप लोगों को। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले कहाँ हो, अमेजन नदी में हो। कह रहा है जल का कोई वो यह नहीं है कि जल जहाँ आज उपयोग हो रहा है वह जल वहाँ था कि नहीं था। हो सकता है वो जल पहले कहीं और रहा हो, विश्व में किसी और सागर में रहा हो।
अवलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। अवलवण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ देखिए अवलवण का मतलब वह जल जो क्या हो, लवणीय न हो, मतलब नमकीन न हो, मतलब वह जल क्या हो, वह पीने योग्य हो, मीठा जल जिसको बोलते हैं अवलवण। वह जल कहाँ है, तो नदी है, ताल है और सोते एवं हिमनदों में वह जल है। कह रहा है फ्रेंड्स, महासागरों एवं समुद्रों का जल क्या होता है, लवणीय होता है, मतलब खारा होता है, जिसमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड। उस जल में क्या मिला रहता है, सोडियम क्लोराइड। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाने के नमक के रूप में करते हैं। ये नीचे कुछ दे रहा है वर्षा का जो जल चक्र है कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका सागर है, यहाँ से वाष्पीकरण होकर के ऊपर जा कर के ये संघनन हुआ और फिर ये वर्षा के रूप में क्या हुआ, ज़मीन पे आ गया, फिर ये जल बहता हुआ फिर सागर में आया था। तो यह एक चक्र चलता रहता है जिसको जल चक्र कहते हैं। फ्रेंड्स, विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ, ये यहाँ मैप के माध्यम से दिखाना चाहता है कि जो जल है वह कहाँ पे स्थित है, तो वह समुद्रों में स्थित है, झीलों में एवं नदियों में स्थित है। तो समुद्रों में आप देख सकते हैं विश्व के जितने भी हैं, जैसे ये आप देखिए दक्षिणी अमेरिका के अमेजन नदी है, ये जो आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो बीच में कैस्पियन सागर है। उत्तरी अमेरिका में भी आप साल्ट लेक झील देख सकते हैं, सुपीरियर झील देख सकते हैं, ह्यूरन झील देख सकते हैं, विनिपेग झील देख सकते हैं, ग्रेट वियर झील देख सकते हैं, ग्रेट स्लो झील देख सकते हैं। उसी तरह से अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, नाइजर नदी है, ऑरेंज नदी है, ये यूरोप में दारून नदी है, दानवी नदी है, कैस्पियन सागर यहाँ भी है, यहाँ कैस्पियन सागर झील है और ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर झील है फ्रेंड्स, ये कैस्पियन सागर झील हो। भारत में आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, उसी तरह से चीन में ये ह्वांगहो नदी है, ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी है। तो ये जो है विश्व के मानचित्र पर प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियों का विस्तार दिखा रहा है। आइए नीचे देखते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता कितना है, 35% भाग प्रति 1000 ग्राम है। फ्रेंड्स कह रहा है कि जो लवणता है, जैसे सागरीय लवण क्या होता है, जल क्या होता है, लवणीय होता है, और जो हिमनद है या जो स्रोतों में है या सोते में है या भूमिगत जल है, ये क्या है, ये अलवणीय जल है, जैसे ही इसको मीठा जल कहते हैं। तो जो लवणता क्या है, मतलब जो जल में नमक की मात्रा होगी उस वह जल क्या होगा, वह लवणीय होगा। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर 1000 ग्राम आप जल लें, मतलब 1 किलोग्राम, अगर 1000 ग्राम में कहें तो 1 किलोग्राम हो गया, तो उसमें कितना क्या होगा, लवण की मात्रा क्या होगी औसत, वह 35 है, मतलब 350 ग्राम हो गया ना फ्रेंड्स। इसमें क्या हो जाएगा, 350 ग्राम क्या हो जाएगा, वह जल लवणीय होगा। महासागरीय जल का अगर 1000 ग्राम लिया जाए तो उसमें से 35% भाग, मतलब क्या हो गया, 350 ग्राम जल क्या होगा, लवणीय होगा। कह रहा है फ्रेंड्स, इजराइल के मृत सागर में, इजराइल जो है वहाँ मृत सागर है, तो वहाँ उस सागर में जो लवणता है वह 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं, तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। कह रहा है फ्रेंड्स कि जब जिस सागर में या महासागर में लवणीय होगा, उसमें जो तैराक होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो प्लव कर सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं, क्योंकि क्या करता है, नमक जो है सागरीय जल को क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा सघन बना देता है। जल का वितरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, जो जल सबसे ज़्यादा जो जल की मात्रा कहाँ पे है, महासागरों में है। कितना है, 97.3% जल जो है वह महासागरों में है, और यह महासागरीय जल क्या है, यह लवणीय जल है फ्रेंड्स। अब देखिए हमें जो जल, जो मीठा जल कहाँ है, ये बर्फ़ क्षत्रक में है, कितना है, 0.2% है।
भूमिगत जल कितना है 0.68% है। झीलों का अलवण जल जो है, मतलब झीलों में भी जो जल है वह कुछ झीलों में अलवणीय झील है, मतलब पीने योग्य हो कितना है, बहुत ही कम प्रतिशत है, 0.009 है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में इतना परसेंट है 0.009। वायुमंडल में भी जल का मात्रा जो पड़ा हुआ है किस रूप में, वाष्प के रूप में, बादलों के रूप में, जो जल कणों के रूप में रहता है वो किसका है 0.0019% है। और नदियों में जो जल है, कैसा जल, जो नदियों में जल का परसेंटेज है वो कितना है 0.0001% है। तो इस तरह से ये सबका जो योग है वो कितना हो गया 100% जल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें। कह रहा है फ्रेंड्स 2 लीटर जल लें, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। अब कह रहा है कि आप 2 लीटर जल ले लें, ठीक है, कोई पॉट में आप 2 लीटर जल ले लें, और कह रहा है कि यह मान लीजिए जो पृथ्वी पर जितना जल है, जो 100% आपने जल देखा, मान लीजिए कि 2 ही लीटर जल है। अब करना क्या है कि बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रख लें। अब इस 2 लीटर में से 12 चम्मच क्या करेंगे, 12 जो है 12 स्पून जो है चम्मच क्या करेंगे, निकाल लीजिए इस 2 लीटर में से, और जो शेष जल है वह लवणीय जल को प्रदर्शित करता है। 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को प्रदर्शित करता है, जो महासागरों समुद्रों में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल यानी नमक युक्त जल है। आप समझे फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी बर्तन में 2 लीटर जल लें और इसमें से अगर हम 12 स्पून जो है जल ले लें, तो यही 12 स्पून जल ही क्या है, यह अलवणीय है, और इसके बाद शेष जल जितना बचेगा उस पॉट में, उस बर्तन में, वह क्या है, लवणीय है, मतलब नमक युक्त है, यानी पीने योग्य नहीं है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। वही इस मैप के माध्यम से देखिए दिखाने का कोशिश कर रहा है। ये कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अवलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को, लग रहा है कि जल की कमी नहीं है, लेकिन देखिए जो जल है वो क्या है, लवणीय है। बहुत ही कम प्रतिशत जल क्या है, जो अलवणीय है। इसलिए जल का दुरुपयोग न करके उसका उपयोग करिए, जितना हो सके उतना ही जल का प्रयोग करिए। लोग टोंटी खोल देते हैं, हाथ मुंह पैर सब धोते रहते हैं और पानी गिरता रहता है। तो इस तरह से जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं वो जल का उपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसको बचाइए। आइए नीचे देखते हैं। जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करते हैं? बिल्कुल सही बात है, बर्बाद कर रहे हैं। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाइए अपने घर में, स्कूल में। इसके बारे में क्या करिए, क्रियाकलाप करिए। देखिए कैसे जल का उपयोग है या दुरुपयोग है, उसके बारे में बताइए। महासागरीय परिसंचरण है। समुद्री तट पर नंगे पर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों के संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों की इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगें, ज्वार भाटाएं और धाराएं। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को इसको समझा दें। कह रहा है यहाँ समुद्री तट पर क्या होता है, जब हम नंगे पैर चलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पुलिन पर नम बालू, पुलिन मतलब तट हो गया, समुद्र के तट को क्या कहते हैं, पुलिन कहते हैं। वहाँ जो नरम बालू होता है उस पर चलने बहुत आनंद आता है। वही कह रहा है कि महासागरीय जल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, गतिमान होता है, मतलब इसमें गति होती है। किस तरह गति होती रहती है, जैसे तरंगे उसमें चलती हैं और ज्वार भाटा और धाराएं चलती रहती हैं। नीचे ज्वार भाटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, कह रहा है क्या आप जानते हैं 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल गया, क्या,
जल संरक्षण जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीचे फ्रेंड्स ये प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसकी औसत गहराई क्या है? 4188 मीटर है। और इसी महासागर में सबसे बड़ी जो गर्त है मारियाना, वो इसी महासागर के अंतर्गत है। प्रशांत महासागर के बाद नंबर आता है अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये मैंने पिछले अध्यायों में बता दिया है, आप लोगों को क्लास 6 में भी पढ़ाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि आप जानते हैं जब समुद्री सतह पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी बड़ी होती है। हाँ बिल्कुल। अब जब जो है हवा तेज रहेगी तो उसके साथ लहरें क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तरंगे के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो महासागरीय जल है ये तरंग जब उठती है और गिरती है, मान लीजिए, और आगे बढ़ती है तट की तरफ, तो तरंगों को ऊपर उठना और आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ठीक है, इसी को ज्वार कहते हैं। और तरंगे जब नीचे होकर के बैक पीछे जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। यह जो है दिन में जो है ज्वार भाटा समुद्र किनारों आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा। आइए नीचे एक बार देख लेते हैं इसका डिटेल। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। मतलब सुनामी का आप लोगों ने सुना होगा, 2004 में भी भारत में बहुत बड़ी सुनामी आई थी और यह सुनामी का मतलब ये जापानी भाषा है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव मिला आप लोगों को। क्या सुनामी क्या है? यह जापानी भाषा का एक शब्द है और इसको कहते हैं पोताश्रय तरंगे। मतलब क्यों कि इस सुनामी के आने से जो समुद्र में जो पोताश्रय होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बहुत तेज़ गति से लहरें चलती हैं समुद्र के ऊपर और बहुत ऊंची ऊंची लहरें चलती हैं, जिससे ये पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोताश्रय तरंगे किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सुनामी और भी लहरें दे सकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? सुनामी। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार एवं जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। बाप रे, 150 मीटर बताइए जो है तरंगें ऊपर उठती हैं। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट आप लोग समझते हैं फ्रेंड्स, भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वह क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे निचली सिरा जो है क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ये भी डूब गया था। कब? 2004 में जो सुनामी आई थी। अब सुनामी के बारे में, पृथ्वी जो तांडव सुनामी करती है उसके बारे में देख लेते हैं। खैर फ्रेंड्स, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों का अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। सुमात्रा, जावा सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो पश्चिमी तट पर क्या था? इस भूकंप का अधिकेंद्र था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मी प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गई और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेटों के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए।
भारतीय सीमा का धूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी की तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएँ नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों, हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जा करके उस अचंभे को देखने के तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, आप लोगों को स्पष्ट कर दें यहाँ पे सुनामी के बारे में। कह रहा है फ्रेंड्स, जब 2004 में जो सुनामी आई थी भारत के जो है पूर्वी तट पर, जिसमें अपना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, तो यह सुनामी जो है सुमात्रा जो है, जो अपना इंडोनेशिया जैसे ये भारत है, यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये भारत है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये हिंद महासागर, ये पूरा जो है हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे अपना जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये यहाँ पे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पे सुमात्रा के पास जो है भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट आपस में, आप लोगों को पिछले अध्याय में पढ़ाया गया है कि भारतीय प्लेटें और जो अपना जो पृथ्वी है, इसके अंतर्गत बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं। तो भारतीय प्लेट जो है बर्मी प्लेट के नीचे क्या हो गई, आप एक दूसरे की तरफ बढ़ी तो भारतीय प्लेट हैवी थी, भारी थी, तो यह बर्मी प्लेट के नीचे धंस गई। अब जब कोई चीज़ जैसे यहाँ से कोई नीचे धंसेगी तो क्या होगा, इसके साथ जो लहर होगा, जो पानी होगा, जो जल होगा, उसके साथ इसके अंदर जाएगा और फिर जब ये इधर गड्ढा जो ये होगा, इसको भरने के बाद से जल वापस आएगा। तो जब जल वापस आएगा तो बहुत ही वेग से आएगा, बहुत तेज़ गति से आएगा और उसमें लहरें उत्पन्न हो जाएंगी। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स, जो है इनकी गति जो लगभग है 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और 70 से 80 जो मीटर जो है ऊपर लहरें आई। तो यह सीधे जो है पूर्वी जो है तटीय क्षेत्र जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, वहाँ आकर के टकराई और बहुत ही विनाशकारी साबित हुई। जब ये यहाँ से टकराने के बाद श्रीलंका की तरफ बढ़ी तो इनकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो इससे यहाँ पे क्षति नहीं पहुँची। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर, जल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 1 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसका शेष भाग पार्ट 2 में करेंगे और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ ही मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।